Welcome to my channel Aim 1 Billion Voice। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2006 में रिलीज हुई फिल्म अपोकलिप्टो के बारे में। अपोकलिप्टो की कहानी कदीम मायन समाज पर मबनी है। इसमें अदाकार मायन ज़बान बोलते हैं। इस फिल्म की स्क्रिप्ट मायन समाज के रस्म व रिवाज को बड़ी ही खूबसूरती के साथ बयां करती है। कॉस्ट्यूम्स और सेट्स हैरत अंगेज है और इस फिल्म में मायन कबीलों के दरमियान खून खराबे को बड़ी ही महारत के साथ दिखाया गया है। इस फिल्म के मेन अदाकार है Rudy Youngblood as Jaguar Paw Almost, Dalia Hernandez as Seven, Jay Brewer as Blunted, Morris Bird Yellowhead as Flint Sky, Israel Rios as Coco Leaf, Raul Trujillo as Zero Wolf, Gerardo Taracena as Medley। अब आपके सामने पेश है इस फिल्म की मुख्तसर सी तफसील। 16वीं सदी की शुरुआत में सेंट्रल अमेरिका के जंगल में एक जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। जैसे ही उसका पैर ट्रिप वायर फंदे को छूता है, नोकीली शाखों की एक लड़ी उसके जिस्म को छेदती हुई दूसरी तरफ से बाहर निकल आती है और वो पेड़ से लटक जाता है। जैगुआर पॉ जो एक शिकारी है, उस जानवर को मारकर उसके जिस्म का एक एक टुकड़ा अपने शिकारी साथियों में बांटता है। उसका एक दोस्त जिसका नाम ब्लंटेड है, उसको शिकार के टेस्टिकल्स दिए जाते हैं क्योंकि उसको अभी तक कोई औलाद ही नहीं हुई है। उसको ये बोला जाता है कि इनको खाने से वो जल्द ही बाप बन जाएगा। ब्लंटेड टेस्टिकल्स चबा तो लेता है मगर निगल ही नहीं पाता और थूक देता है। उसके साथी ये देखकर बहुत हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी जैगुआर पॉ का वालिद फ्लिंट स्काई ब्लंटेड को अपने पास बुलाकर उसे कुछ सुर्ख पत्तियां देता है और उसको ये हिदायत भी देता है कि अगली बार जब वो अपनी बीवी के पास जाएगा तो इन पत्तियों को अपने ऑर्गन पर लगाकर बच्चे के लिए ट्राई करे। तभी इन सब की नज़र पास से गुजरते हुए कुछ लोगों पर पड़ती है जो इनके इलाके से गुजर रहे हैं। ये लोग डरे सहमे से नजर आ रहे हैं। उनमें से एक आदमी जैगुआर पॉ से मुंतखब होके कहता है कि उनके कबीले पर हमला हुआ था और अब वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसके बाद वो लोग जैगुआर पॉ और उसके दोस्तों के साथ अपना खाना बांटते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैगुआर पॉ परेशान हो जाता है और उस कबीले के बारे में और मालूमात हासिल करना चाहता है, मगर उसका वालिद उसे ऐसा करने से रोकता है और सब अपना शिकार लेके अपने गांव वापस निकल जाते हैं। गांव में घुसने से पहले फ्लिंट स्काई अपने बेटे जैगुआर पॉ को कहता है कि जो लोग उनको जंगल में मिले थे उनके दिलो दिमाग पर डर हावी हो गया था और डर जैसी मनहूसियत को उनके गाँव में कतई नहीं ले जाया जाना चाहिए। गांव पहुंचने पर जैगुआर पॉ अपनी झोपड़ी में जाता है और अपने बेटे को प्यार करता है जिसका नाम है टर्टल रन। फिर वो अपनी प्रेग्नेंट बेबी सेवन के पास जाता है और वहीं लेट जाता है। वहां जैगुआर पॉ का दोस्त ब्लंटेड अपनी बीवी के साथ है और उसकी सास उसे जल्द अज जल्द एक औलाद पैदा करने को कहती है। अपने झोंपड़े में कुछ वक्त गुजारने के बाद ब्लंटेड और उसकी बीवी चिल्लाते हुए बाहर निकल आते हैं। ब्लंटेड अपने प्राइवेट पार्ट को थामे हुए एक पानी के टब में बैठ जाता है। फ्लिंट स्काई हंसते हुए जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसने ब्लंटेड को लगाने के लिए कोई दवाई नहीं दी थी बल्कि शदीद खारिश और जलन पैदा करने वाली पत्तियां दी थी। ब्लंटेड उस पर चिल्लाता है मगर फिर खुद भी हंसता हुआ लोटपोट हो जाता है। उस रात कबीले का बुजुर्ग सबको कहानियां सुनाता है जैसे कि पुराने ज़माने में रिवाज था। वो सबको बताता है कि कैसे एक आदमी को जंगल ने तोहफे दिए थे, हत्ता कि जंगल के पास और कुछ देने को बाकी बचा ही नहीं। फिर सब लोग आग के गिर्द नाचते हैं मगर जैगुआर पॉ अभी तक जंगल के वाक़ये के बारे में सोच रहा है। उसकी बीवी सेवन उसे ख्यालों में डूबा हुआ देखती है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। अगली सुबह जैगुआर पॉ जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसे एक बुरा ख्वाब आया था। वो झोंपड़े की खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है कि कुछ मशालें उसके गांव की तरफ बढ़ती चली आ रही है। वो देखता है कि कुछ हमला आवर झोंपड़ियों में आग लगा रहे हैं और उसके कबीले वालों को मार रहे हैं। जैगुआर पॉ अपनी बीवी और बेटे को जल्द से जल्द निकाल के पास के एक सूखे कुएं में छुपा देता है।
उसके बाद वो एक रस्सी को पास में पड़े हुए एक पत्थर के साथ बांध देता है ताकि उसकी बीवी और बेटा उस रस्सी की मदद से वापस ऊपर आ सके। फिर वो अपने कबीले की मदद के लिए जाता है। वो कुछ आदमियों से लड़ता है लेकिन जल्द ही समझ जाता है कि उसका कबीला अचानक हुए हमले से उभर ही नहीं पाया है और कैदी बना लिया जाता है। ब्लंटेड के हाथ बांधे हुए हैं और उसकी बीवी के साथ पहले तो ज्यादती की जाती है और फिर उसे कत्ल किया जाता है। जैगुआर पॉ अपने वालिद को छुड़ाने की कोशिश करता है मगर एक आदिवासी उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। एक सन की आदिवासी मिडलाई जो जैगुआर पॉ के हमले से बाल बाल बच गया था उसे ऑलमोस्ट का लक़ब देता है। होश में आने के बाद फ्लिंट स्काई अपने बेटे जैगुआर पॉ को निडर रहने की हिदायत देता है, जिसके बाद मिडलाई अपने खंजर से जैगुआर पॉ के वालिद की गर्दन काट देता है। जिंदा बचे हुए कैदियों को एक साथ बांधकर हमला आवर आदिवासी अपने साथ ले जाते हैं और उनके बच्चों को वहीं मरने के लिए छोड़ देते हैं। कैदियों को बांस के लंबे लंबे डंडों के साथ बांध दिया जाता है ताकि कोई भी भागने की कोशिश ना कर सके। जैसे ही हमला आवर कबीला कैदियों को आगे बढ़ने का हुक्म देता है, एक आदिवासी स्नेक इंक जैगुआर पॉ को जमीन के नीचे उस सुराग की तरफ टकटकी लगाए हुए देखता है जहां उसने अपनी बीवी और बेटे को छुपाया था। वो तफ्तीश करने के लिए उस जगह जाता है मगर उसे सेवन और टर्टल रन नहीं दिखते। ताहम वो उस रस्सी को काट देता है जो जैगुआर पॉ ने अपनी बीवी और अपने बेटे की मदद के लिए वहां पत्थर के साथ बांध दी थी। हमला आवर आदमियों का सरदार जीरो वुल्फ है। उसका बेटा कटरॉक जो हमले के दौरान आंख पर चोट लगने की वजह से जख्मी हुआ था उसके पास आता है। जीरो वुल्फ उसकी आंख में एक चीरा लगाकर जमे हुए खून को बहने देता है जिससे उसका बेटा फिर से उस आंख से देखने के काबिल हो जाता है। फिर ये लोग इन्हीं के एक और ग्रोह से मिलते हैं जिन्होंने और भी बंदी बना लिए हैं। ये बंदी वही लोग हैं जो जैगुआर पॉ को शिकार के दौरान जंगल में मिले थे। कैदी बनाए गए कबीलों के बच्चे उनके पीछे पीछे चलते हैं जब तक कि ये लोग एक बहुत तेज बहते हुए दरिया तक नहीं पहुंचते जिसे ये बच्चे पार नहीं कर सकते। उन बच्चों में से एक लड़की जो उम्र में सबसे बड़ी है ये चिल्लाती है कि वो सब बच्चों का ख्याल रखेगी। उस रात जीरो वुल्फ अपने बेटे कटरॉक को अपना एक खंजर तोहफे में देता है जो इस बात की निशानी है कि अब वो एक मर्द बन गया है क्योंकि उसने बाकी लोगों के साथ दो कबीलों पर हमला करके उनको बंदी बना लिया था। जीरो वुल्फ अपने बेटे को कहता है कि इस खंजर ने बहुत सी जानें ली है। पास में बैठा हुआ ब्लंटेड अपने कैदी दोस्तों से कहता है कि अगर उसे अपनी बीवी स्काई फ्लावर सही सलामत नहीं मिली तो वो अपने साथ कई और हमला आवरों को जहन्नुम की सैर कराएगा। अगली सुबह ये लोग एक पहाड़ी पर बने रास्ते पर चल रहे हैं जो बहुत तंग रास्ता है। कोको लीफ शदीद जख्मी है और फिसल कर पहाड़ी से लटक जाता है। जैगुआर पॉ और उसके साथी बहुत ही मुश्किल से उसे वापस ऊपर लाते हैं। ये लोग कुछ इस तरह बांधे गए हैं कि अगर इनमें से एक भी आदमी गिर जाता है तो बाकी सारे कैदियों पर उसका वजन पड़ता है। इस दौरान मिडलाई जो निहायत ही सन के इंसान है ये सब देख रहा है। वो जख्मी कोको लीफ की रस्सियां खोल देता है और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। जीरो वुल्फ ये देखकर मिडलाई को बहुत खरी खोटी सुनाता है कि उसने इतनी मेहनत से बनाए गए कैदियों में से एक कैदी की जान को जाया कर दिया। मिडलाई वापस जवाब में कहता है कि वो कैदी बाकी सब पर बोझ था। आखिर में मिडलाई चुप रहने में ही अपनी भलाई समझता है और जैगुआर पॉ के पीछे पीछे चलता हुआ उसे ऑलमोस्ट कहते हुए चिढ़ाता रहता है। चलते चलते वो एक बंजर मैदान से गुजरते हैं। वहाँ लाशों का ढेर लगा है और ऐसा लगता है कि ये सब किसी वबाह का शिकार हुए हैं। एक छोटी सी लड़की जिसके चेहरे और हाथों पर फोड़े निकल आए हैं वो इस जमात के नज़दीक आती है और स्नेक इंक उसे पीछे धकेलता है। ये लड़की जैगुआर पॉ की तरफ टकटकी बांधे हुए देखती है। फिर वो स्नेक इंक की तरफ रुख करके उससे कहती है कि उन सब की मौत एक ऐसे शख्स के हाथों होगी जो अपने साथ अंधेरा और जैगुआर लाएगा। वो शख्स कीचड़ और मिट्टी से फिर से जन्म लेगा। वो उनसे कहती है कि वो आदमी इन्हीं के बीच में है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब एक शहर में दाखिल होते हैं जहाँ मजदूर चूना पत्थर ढो रहे हैं। एक मजदूर को खून की उल्टी होती है और एक बूढ़ा आदमी इन कैदियों के पास आके इनसे मदद की भीख
मांगने लगता है। उसे धकेल कर एक तरफ किया जाता है। कैदी ये सब देख कर दहल जाते हैं। फिर सारे कैदी औरतों को मर्दों से अलग करके उनकी नीलामी की जाती है। ब्लंटेड अपनी सास को नीलाम होते हुए देखता है, लेकिन उस बूढ़ी औरत को कोई भी पसंद नहीं करता। उसे आज़ाद कर दिया जाता है और वो अपने दामाद ब्लंटेड के साथ साथ चलती है, उसकी बाजू को छूते हुए जैसे कि वो उसे तसल्ली दे रही हो। फिर कुछ देर बाद चल के वो एक तरफ हो जाती है। इन सब आदमियों को एक गली से गुजारा जाता है, जहां ये दीवारों पर कुछ तस्वीर देखते हैं जो इंसानी कुर्बानी देने की रस्म को दिखाती है। उसके बाद उस कबीले की औरतें कैदियों के बदन को ब्लू कलर से रंग देती है और फिर इन सबको एक इमारत के ऊपर बलि चढ़ाने के लिए ले जाया जाता है। उस इमारत के ऊपर से कत्ल किए गए इंसानों के कटे हुए सिरों को नीचे फेंक दिया जाता है, जो सीढ़ियों पर लुढ़कते हुए नीचे जाते हैं और वहां लोग इन सिरों को टोकरियों में लपक लेते हैं। जैगुआर पॉ अपने एक साथी को कत्ल होते हुए देखता है जब उसे एक इंसानी बलि के तौर पर खुदाओं को चढ़ावा चढ़ाया जाता है। उसके सीने में एक खंजर उतार कर पुजारी उसके दिल को जिस्म से अलग करता है और उसके बाद उसके सिर को तन से जुदा किया जाता है। उसके बाद कर्नोज की बारी आती है और उसे भी ऐसे ही तड़पा तड़पा कर बलि की भेंट चढ़ा दिया जाता है। फिर जैगुआर पॉ की बारी आती है और जैसे ही उसे बलि के लिए तख्त पर लिटाया जाता है, सूरज ग्रहण स्टार्ट हो जाता है और पुजारी खुद को रोक लेता है। वो लोगों के हुजूम को कहता है कि खुदाओं ने इनकी बलि को कबूल कर लिया है और फिर वो खुदाओं से सूरज को वापस चमकाने की दुआएं करने लगता है। दरअसल ये सब एक दिखावा है, क्योंकि पुजारियों और इस कबीले के सरदारों को ये अच्छे से पता है कि सूरज फिर से निकल ही आएगा और ये सिर्फ एक सूरज ग्रहण है, मगर ताकत और रुतबे को बरकरार रखने के लिए ये सब लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। उसके बाद पुजारी ज़ीरो वुल्फ को ये हुक्म देता है कि बाकी सब कैदियों को ले जाके उनका काम तमाम किया जाए। जैगुआर पॉ और बाकी कैदियों को एक मैदान में ले जाया जाता है, जहाँ इन सबको दो दो आदमियों के ग्रुप में भागने के लिए कहा जाता है। उनको ये तसल्ली दी जाती है कि अगर वो इस मैदान को पार करने में कामयाब हुए तो वो आज़ाद है। जल्द ही ये सब समझ जाते हैं कि ये टारगेट प्रैक्टिस के लिए हो रहा है और इनको कोई भी आज़ाद करने वाला नहीं है। ब्लंटेड और स्मोक फ्रॉग पहले भागते हैं। एक भाला ब्लंटेड की कमर को छेद कर आर पार हो जाता है और स्मोक फ्रॉग एक पत्थर से जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर उसका खेल खत्म करने के लिए कट रॉक एक जोरदार वार करता है। उसके बाद जैगुआर पॉ और मछुआरे कैदी की बारी आती है। भागने से पहले जैगुआर पॉ के गले का तावीज़ काट कर जमीन पर फेंक दिया जाता है। ये दोनों कैदी दूर तक भागते हैं। फिर स्नेक इंक का एक तीर मछुआरे कैदी के सर के आर पार हो जाता है और एक भाला जैगुआर पॉ की कमर को छेदता हुआ बाहर निकल आता है। जैगुआर पॉ अपने जख्मी दोस्त ब्लंटेड के पास जमीन पर गिरता है। जैसे ही कट रॉक इन कैदियों को मारने के लिए आता है, ब्लंटेड उसका पांव पकड़ के उसे जमीन पर गिरा देता है। कट रॉक गिरते ही ब्लंटेड के सर पर मारकर उसे मार डालता है, लेकिन जैगुआर पॉ अपनी कमर से तीर को दो हिस्सों में तोड़कर कट रॉक की गर्दन में एक गहरा चीरा लगा देता है। कट रॉक को वहीं तड़पता छोड़कर जैगुआर पॉ जंगल की तरफ भागता है। ज़ीरो वुल्फ अपने लहू लुहान बेटे कट रॉक को अपनी गोद में लेता है और उसे मौत की आगोश में जाते हुए देखता है। फिर वो अपने बेटे का खंजर उठाता है और बदले की आग में जलता हुआ जैगुआर पॉ के पीछे पीछे जंगल में जाता है। उसके बाकी साथी भी उसके साथ जैगुआर पॉ के पीछे पीछे जंगल में जाते हैं। जैगुआर पॉ एक खेत से होता हुआ सड़ी गली लाशों के बहुत बड़े अंबार पर गिरता है। ये मंजर देखकर वो सहम जाता है, लेकिन मरता क्या न करता, वो उन सड़ी गली लाशों के ऊपर से होता हुआ जंगल के अंदर जाता है। जंगल में जाते ही जैगुआर पॉ एक पेड़ पर चढ़कर छुप जाता है। उसकी कमर से अभी तक खून टपक रहा है। हमला आवर आदमी उसके नीचे से होते हुए गुजर जाते हैं, इस बात से अनजान कि जैगुआर पॉ वहीं ऊपर एक पेड़ पर है। तभी जैगुआर पॉ एक तेंदुए के बच्चे की गुर्राहट सुन के चौंक जाता है। जैगुआर पॉ एक तेंदुए के बच्चे और उसकी माँ के दरमियान फंस गया है। उधर हमला आवर आदमी थक हार कर रुक जाते हैं कि तभी उनमें से एक अपने साथी मेडलाई के जिस्म पर खून की बूंद देखता है और वो समझ जाते है कि उनका कैदी
पेड़ों पे कहीं छुपा हुआ है। वो वापस जाते हुए हर पेड़ पर नजर रखते हैं। जल्द ही वो जैगुआर पॉ को जंगल में भागते हुए देखते हैं और एक लड़ाकू स्पीकिंग विंड उसके पीछे जाता है। जैसे ही स्पीकिंग विंड जैगुआर पॉ के नजदीक पहुंचता है, मादा तेंदुआ उस पर झपटती है क्योंकि वो भी जैगुआर पॉ का पीछा कर रही थी। मादा तेंदुआ स्पीकिंग विंड के बदन के चीथड़े कर देती है और तभी बाकी साथी आके उस मादा तेंदुए को मार डालते हैं, मगर तब तक उनका एक साथी बहुत ही दर्दनाक मौत मर चुका होता है। ड्रंकर्ड्स 4 मादा जैगुआर की मौत को एक अपशगुन के तौर पर देखता है और तभी स्नेक इंक को उस छोटी बच्ची की भविष्यवाणी याद आती है जिसमें उसने कहा था कि इन सब की मौत जैगुआर के हाथों से होगी। वो सबको वो वाकया याद दिलाता है, लेकिन जीरो वुल्फ उन सबको चुप करा देता है क्योंकि वो अपने बेटे के कत्ल का बदला चाहता है। ये लोग जैगुआर पॉ की तलाश सारी रात करते हैं। सुबह को ड्रंकर्ड्स 4 एक दरख्त के तने पर वही ब्लू रंग देखता है जिसे उनके कबीले की औरतों ने बलि देने से पहले जैगुआर पॉ के जिस्म पर लगाया था। वो जैसे ही उस दरख्त के नजदीक जाता है, एक जहरीला सांप उसे काट लेता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। हैंगिंग मॉस उसके पास आकर उसे अपने खून की नसें काटने की तजवीज देता है ताकि मौत जल्दी से आ सके। फिर बचे हुए हमला आवर जैगुआर पॉ को ढूंढकर एक ऐसी जगह पर फंसा देते हैं जहां सैकड़ों फुट के ऊपर से पानी बह रहा है। अब जैगुआर पॉ के आगे खाई है और नीचे कुआं। वो बहादुरी से नीचे छलांग लगा देता है और बच जाता है। नदी की दूसरी तरफ से निकल के वो ऊपर खड़े हुए हमला आवरों पे चिल्लाता है और उनसे कहता है कि ये उसका जंगल है और उसके बाद उसकी आने वाली नस्लें इस जंगल में शिकार करेगी। ऊपर खड़ा हुआ स्नेक इंक जीरो वुल्फ से कहता है कि उनको दूसरी तरफ से नीचे उतरना चाहिए, तो जीरो वुल्फ गुस्से से उसके सीने में अपना खंजर उतार देता है और सबको हुक्म देता है कि सब छलांग लगाएंगे। बाजिड हुक पहले छलांग लगाता है, लेकिन पानी के नीचे पत्थर से उसका सर टकराने से वो वही ढेर हो जाता है। बाकी सब भी छलांगे लगाते हैं और खुशकिस्मती से बच जाते हैं। भागते हुए जैगुआर पॉ एक दलदल में गिर जाता है। दलदल से बाहर आने के बाद उसे ये एहसास होता है कि ये तो उसका जंगल है और उसको अपने ही घर में डर कर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वही डटा रहता है जब तक कि हमला आवर वहाँ नहीं आते। जैसे ही हमला आवर उसके नज़दीक आते हैं, वो जंगली मधुमक्खियों का एक पूरा छत्ता उन पे फेंक देता है। मधुमक्खियाँ उन सब को काट काट कर बेहाल कर देती है। जैगुआर पॉ वहाँ से भाग कर दरिया के किनारे पर एक जहरीला मेंढक देखता है। वो कुछ कांटों पर उसका जहर लगाता है और हमला आवरों के गिर्द घने पेड़ों की आड़ में चक्कर लगाता है। वो सही निशाने की ताक में है और ऊपर आसमान अबरालूद है और बिजली कड़क रही है। वहाँ उसकी बीवी को कुछ एहसास होता है और वो कुएं से निकलने की कोशिश करते हुए गिर जाती है और उसको लेबर पेन्स स्टार्ट होती है। जैसे ही हमला आवर जैगुआर पॉ के निशाने पर आते हैं, वो एक पत्ती को गोल करके एक ब्लो गन बनाता है और उस पर जहरीले कांटों से हमला करता है। हैंगिंग मॉस जो उसका निशाना है, वो मधुमक्खियों के काटने से बहुत कमजोर हो गया है। जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, वो दर्द से कर्राह उठता है। उसकी चीखें सुनकर मिडलाई उसके पास आता है और वहाँ वो जैगुआर पॉ से रूबरू होता है। वो एक दूसरे की तरफ भागते हैं। दोनों की नज़र हैंगिंग मॉस के खंजर पर है जो ज़मीन पर पड़ा हुआ है। मिडलाई अपने हथियार से वार करता है और जैगुआर पॉ ज़मीन पर अपने घुटने टिकाकर उसके वार से बच जाता है, मगर उसको माथे पर एक हल्की सी चोट आती है। जैसे ही वो मिडलाई के वार के नीचे से फिसलता हुआ निकलता है, वो हैंगिंग मॉस का हथियार उठाता है और मिडलाई की कनपट्टी पर एक जोरदार वार करता है जिससे उसके दिमाग की नसें फट जाती हैं। वो जैगुआर पॉ को एक आखिरी बार ऑलमोस्ट कह के चिढ़ाता है। फिर जैगुआर पॉ उसके जबड़े पर एक जोरदार वार करके उसे मौत की नींद सुला देता है। वहाँ तेज बारिश हो रही है और जैगुआर पॉ को पता है कि जल्द ही वो सूखा कुआं पानी से भर जाएगा और उसकी बीवी और बेटा
डूब जाएंगे। जीरो वुल्फ अपने बचे हुए 2 साथियों के साथ मिडलाई की लाश देखता है और गुस्से से पागल हो जाता है। गुस्से से पागल जीरो वुल्फ अपने 2 साथियों को पीछे छोड़ता हुआ जैगुआर पॉ पर एक तीर चलाता है, जो कुएं के पास अपनी बीवी और बेटे को पानी की कब्र में डूबता हुआ देख रहा है और उसकी बीवी उसे जल्दी करने को कह रही है क्योंकि उसके बच्चा जनने का वक्त नजदीक आ रहा है। जैगुआर पॉ उठ खड़ा होता है और जंगल की तरफ भागता है। पीछे पीछे जीरो वुल्फ है। उसके बाकी 2 साथी भी वहां आते हैं और कुएं में 7 और उसके बेटे को देखते हैं, मगर वो अपना पीछा जारी रखते हैं। जैगुआर पॉ एक जगह रुक जाता है क्योंकि उसे मालूम है कि वहां एक फंदा लगा हुआ है। वो जख्मी है मगर वो वहीं इंतजार करता है। जैसे ही जीरो वुल्फ उसे देखता है, वो अपना खंजर निकाल कर उसकी तरफ दौड़ता है और जैसे ही उसका पैर ट्रिप वायर पे पड़ता है, नोकीली शाखों की एक लड़ी आके उसके जिस्म के आर पार हो जाती है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। जीरो वुल्फ के बाकी 2 साथी आकर उसे वहां लटकता देखते हैं और जैगुआर पॉ के पीछे पीछे भागते हैं। वो पीछा करते करते एक बीच पर निकल आते हैं। जैगुआर पॉ वहां अपने घुटनों पर बैठ जाता है क्योंकि अब उसमें और भागने की ताकत नहीं है। वो दोनों उसके पास आकर रुक जाते हैं और देखते हैं कि समुंदर में कुछ जहाज उनकी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। ये लोग स्पेनिश नस्ल के सिपाही और मिशनरीज हैं। इस मंजर को देखकर वो दोनों हमला आवर उन जहाजों की तरफ बढ़ते हैं और जैगुआर पॉ को वहीं जिंदा छोड़ देते हैं। जैगुआर पॉ वहां से भागकर वापस जंगल में जाता है और अपनी बीवी और अपने बेटे को उस कुएं से निकालता है। फिर हम देखते हैं कि बारिश थम चुकी है और जैगुआर पॉ अपने नवजायद बेटे को उठाए हुए अपनी बीवी और टर्टल रन के साथ चल रहा है। वो सब एक बार मुड़कर स्पेनिश जहाजों की तरफ देखते हैं और 7 पूछती है कि क्या उनको जहाज में सवार लोगों के पास जाना चाहिए। तो जैगुआर पॉ वापस जवाब में कहता है कि उनको वापस जंगल में जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इसी के साथ मेल गिब्सन के इस मास्टरपीस का इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग AIM 1 Billion Voice।